गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 6 एक शरीर में कितने दो हैं कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 48 खोलकर बैठ जाइए। अब आगे देखिए, पाठ 6 एक शरीर में कितने दो हैं, ये कविता का शीर्षक है। आप जानते ही हैं हमारे शरीर में कई जोड़े हैं, गिनने लगो तो लगते थोड़े हैं। ये सब जोड़े कैसे हमारे काम आते हैं, हमारा जीवित रहना संभव करते हैं। पाठ प्रवेश यह कविता बताती है कि हमारे शरीर में कई अंग ऐसे हैं जो जोड़े में हैं। वे संख्या में एक नहीं बल्कि दो हैं। दो आँखें, दो भौहें, दो नथुने, दो होठ, दो कान, दो कंधे, दो बाहें, दो कोहनियाँ, दो हाथ, दो अंगूठे, दो कलाइयाँ, दो टांगें, दो टखने, दो तलवे, दो एड़ियाँ और भी कई अंग जो एक नहीं दो हैं। उनका वर्णन इस कविता में भले ही ना हो, इसे पढ़कर हमें वे याद आ ही जाते हैं, उन पर हमारा ध्यान जाता ही जाता है। अब आगे देखिए, एक शरीर में कितने दो हैं, गिनकर देखो जितने वो हैं। देखने वाली आंखें दो हैं, उनके ऊपर अंबरों दो हैं। सूंघते हैं खुशबू को जिससे, नाक एक है नथुने दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। अब इसका अर्थ देखिए, एक शरीर में कितने दो हैं। हमारा शरीर एक है, ऐसे अंगों की गिनती करो जो हमारे शरीर में दो दो अंग हैं, यानी दो दो हैं, और देखो कि वे कितने हैं। देखने के लिए दो आँखें हैं, उनके ऊपर दो भौहें हैं, एक नाक है पर उसके दो नथुने हैं जो सूंघने का काम करते हैं। फिर से देखिए, एक शरीर में कितने दो हैं। हमारा शरीर एक है मगर उसमें अंग दो दो अंग कितने हैं, ये आप गिन कर देखो जितने वो हैं। देखने वाली आंखें, जिन आँखों से हम देखते हैं वो कितनी हैं, दो हैं। उनके ऊपर अंबरों दो हैं, आँखों के ऊपर जो भौहें हैं, अंबरों का अर्थ है भौहें, तो उनके ऊपर अंबरों दो हैं। आँखों के ऊपर जो भौहें हैं वो दो हैं। सूंघते हैं खुशबू को जिससे, खुशबू जिससे हम सूंघते हैं। नाक एक है, नाक एक है लेकिन उसमें नथुने दो हैं जिससे हम खुशबू लेते हैं, खुशबू सूंघते हैं, वो नथुने दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। एक हमारा शरीर एक है मगर इसमें कितने दो हैं, कितने अंग दो हैं। इसका अर्थ ये हुआ। एक बार और देखिए, हमारा शरीर एक है, ऐसे अंगों की गिनती करो जो दो दो हैं और देखो कि वे कितने हैं। देखने के लिए दो आँखें हैं, उनके ऊपर दो भौहें हैं, एक नाक है पर उसके दो नथुने हैं जो सूंघने का काम करते हैं। अब आगे देखिए, भाषाएं हैं सैकड़ों लेकिन बोलने वाले होठ तो दो हैं। लाखों आवाजें सुनते हैं, सुनने वाले कान तो दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। कान भी दो हैं, होठ भी दो हैं, दायां बायां कंधे दो हैं, दो बाहें दो कोहनियाँ उनकी, हाथ भी दो अंगूठे दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। अब इसका अर्थ देखिए, भाषाएं हैं सैकड़ों लेकिन, कई सौ भाषाएं हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं। बोलने वाले होठ तो दो हैं, लेकिन जिन होठों से हम बोलते हैं वो मेरे शरीर में कितने हैं, दो हैं। लाखों आवाजें सुनते हैं, सुनने वाले कान तो दो हैं। लाखों आवाजें सुनते हैं हम, लेकिन जिन कानों से सुनते हैं वो हमारे शरीर में कितने हैं, दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। कान भी दो हैं, होठ भी दो हैं, दायां बायां कंधे दो हैं। मेरे शरीर में कितने कान हैं, दो हैं। होठ कितने हैं, दो हैं। दायां बायां दोनों मिला लो तो कंधे कितने हैं, दो हैं। दो बाहें दो कोहनियाँ उनकी, हाथ भी दो अंगूठे दो हैं। दो बाहें हैं हमारे शरीर में और उनकी दो कोहनियाँ हैं। कोहनी, बाहों के मध्य भाग को कोहनी कहते हैं, और अगर मैं दो बोलूंगी तो वो बहुवचन में हो जाएगा, इसलिए कोहनी को हम क्या कहेंगे, कोहनियाँ। यहाँ पे कविता में कर दिया गया है, बहुवचन कर दिया गया है। हाथ भी दो अंगूठे दो हैं, और हमारे शरीर में हाथ कितने हैं, दो हैं। अंगूठे कितने हैं, दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। अब एक बार और देखिए, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, बोलने में सहायता करने के लिए दो होठ हैं, सुनने का काम करने वाले दो कान, लाखों आवाजों को सुनते हैं। दो कान, दो होठ, दाएं बाएं दो कंधे हैं, दो बाहें हैं, उनकी दो कोहनियाँ, दो हाथ और दो अंगूठे हैं। अब आगे देखिए, दो हाथों की दो कलाइयाँ, टांगे दो और घुटने दो हैं। चलना फिरना उठना बैठना
दो पैरों के टखने दो हैं, एक शरीर में कितने दो हैं। पैरों के नीचे दो तलवे, भागो जिनसे एड़ियां दो हैं। बंद हो तो दो मुट्ठी हो जाएं, खोलें तो ये हथेलियां दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। अब इसका अर्थ देखिए, दो हाथों की दो कलाइयां, हमारे शरीर में दो हाथ हैं, उनकी दो कलाइयां हैं। कलाइयां अर्थात हथेली के जोड़ के ऊपर के भाग को कलाई बोलते हैं। टांगे दो और घुटने दो हैं, हमारे शरीर में दो टांगे हैं और उनके दो घुटने हैं। चलना फिरना उठना बैठना दो पैरों के टखने दो हैं, और जिनके द्वारा जिनकी सहायता से हम चलते फिरते हैं उठते बैठते हैं, उन दो पैरों के दो टखने भी हैं हमारे। टखने अर्थात पिंडली एवं एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी हुई हड्डी को टखना बोलते हैं। पैरों के नीचे दो तलवे, भागो जिनसे एड़ियां दो हैं। पैरों के नीचे दो तलवे, पैरों के नीचे हमारे दो तलवे हैं, पैरों के नीचे के भाग को तलवा बोलते हैं। भागो जिनसे एड़ियां दो हैं, जिनकी सहायता से हम भागते हैं वो एड़ियां दो हैं। बंद हो तो दो मुट्ठी हो जाएं, अपनी हथेलियों को जब हम बंद कर लेते हैं तो वो दो मुट्ठी बन जाती हैं, तो वो हमारे शरीर में कितनी हैं, दो हैं। और खोलें तो ये हथेलियां दो हैं, उन मुट्ठियों को हम खोल देते हैं तो वो दो हथेली हो जाती हैं, दो हथेली बन जाती हैं। तो हमारे शरीर में कितनी हथेलियां हैं, दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। अब इसके बाद इसका एक बार और अर्थ देख लीजिए। दो हाथों की दो कलाइयां हैं, दो टांगे हैं और उनके दो घुटने हैं, इनसे हम चलने फिरने उठने बैठने का काम करते हैं। दो पैरों के टखने भी दो हैं, पैरों के नीचे दो तलवे दो एड़ियां हैं, ये भागने में मदद करती हैं। हाथों की हथेलियां दो हैं, हथेलियां बंद करने से ये दो मुट्ठियां बन जाती हैं। अब आगे देखिए, भूल गया था मार तमाचा, मेरे मुंह पर गाले दो हैं। दोनों पहलू झांक के देखो, झांकने को भी बगले दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। कितने सारे दो हैं फिर भी एक ही दिल है, एक ही जान है। एक आकाश और एक ही सूरज, एक जमी एक हिंदुस्तान है। अब इसका अर्थ देखिए, भूल गया था मार तमाचा। अब ये कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि मैं तो ये भूल ही गया था कि तमाचों की मार खाने के लिए मुंह पर दो गाल भी हैं, यानी मेरे शरीर में दो गाल हैं। दोनों ओर झांक कर देखो तो दो बगले भी हैं। दोनों पहलू झांक के देखो, पहलू अर्थात दायां बायां भाग यानी दिशा, दोनों तरफ झांक कर देखो तो दो बगले भी हैं। शरीर में झांकने को भी बगले दो हैं। एक शरीर में कितने दो हैं। कितने सारे दो हैं फिर भी, कितने मेरे शरीर में कितने सारे दो हैं, मेरे अंग दो हैं, लेकिन एक ही दिल है, एक ही जान है। मगर दिल कितने हैं, एक ही है। और जान यानी प्राण या जान कितनी है, एक ही है। जैसे एक आकाश और एक ही सूरज, जैसे आकाश कितना है, एक ही है, और सूरज कितने हैं, एक ही है। एक आकाश और एक ही सूरज, एक सूरज है, एक आकाश है, एक जमीन और एक हिंदुस्तान है। एक जमीन एक हिंदुस्तान है, और एक जमीन है और एक हिंदुस्तान है। जैसे इतने सारे अंगों से एक शरीर जिंदा रहता है, ठीक वैसे ही करोड़ों भारतवासी आपसी सहयोग से भारत देश को विकास की ओर ले जा सकते हैं। कवि का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा, अंग एक हो या दो, सभी शरीर के हिस्से हैं, सभी हमारे लिए उपयोगी हैं, सभी अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। इसी तरह इस देश में रहने वाले हम सभी भारतवासी भी एक हैं, भले ही हमारी जातियां, धर्म, प्रदेश, भाषाएं, पहनावा अलग हो। जैसे सब अंग मिलकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हम भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर इस देश को आगे ले जाएंगे और ले जा सकते हैं। अब आगे देखिए, शब्दार्थ ज्ञान, ये आपको नोटबुक में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था और पहले लिखाया भी है, एक तरफ शब्द दूसरी तरफ अर्थ। इसी तरीके से आपको पहले सबसे पाठ की संख्या डालनी है, फिर पाठ का नाम डालना है, इसके बाद शब्दार्थ डालना है, इसके बाद एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ, बीच में लाइन, ऐसे खींच के आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, अंबरों। अंबरों का अर्थ क्या होता है, भौहें, आँखों के ऊपर के भाग को अंबरों कहते हैं। कोहनिया, बाहों का मध्य भाग। नथुने, नाक के छेदों के आगे की ओर का जो हिस्सा होता है उसे नथुने बोलते हैं। टखना, पिंडली एवं एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी हुई हड्डी। पहलू, दायां बायां भाग, दिशा।
जा, जान, प्राण, जमी, जमीन, धरती। तो आपको जैसे मैंने पहले लिखाया है शब्द अर्थ, वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना है। एक तरफ शब्द आप डाल दीजिएगा और दूसरी तरफ अर्थ। जैसे अंबरों, अंबरों का अर्थ क्या मैंने बताया, भौहें। तो शब्द की तरफ आप क्या डालोगे, अंबरों, और अर्थ की तरफ आप क्या डालोगे, भौहें, अर्थात, और ये कॉमा लगा के आंखों के ऊपर का भाग, ये भी आगे आप लिख दीजिएगा। इसके बाद शब्द में आप क्या डालोगे, कोहनिया। फिर अर्थ में क्या डालोगे, बाहों का मध्य भाग। इसी तरीके से शब्द में नथुने, अर्थ में क्या डालोगे, नाक के छेदों के आगे की ओर का हिस्सा। इसी तरह आपको सारे शब्दार्थ लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे, दूसरे पेज पे शुद्ध लेखन लिख दीजिएगा और बोल बोल के आपको लिखना है। जैसे मैं बोल के आपको बता रही हूँ, ऐसे ही बोल बोल के नोटबुक में आपको लिखना है। इसके बाद रफ नोटबुक में अभ्यास करना है कि ये कैसे लिखा जाएगा। जैसा बोलते हैं आप, वैसा ही आपको लिखना भी है। शरीर, आँख, सूंघना, भाषा, आवाज, घुटना, एड़ी, मुंह, पहलू, झांकना, हथेली, मुट्ठी, लाइन से आप लिखते चले जाएंगे। अब गृह कार्य देखिए, कविता का सस्वर वाचन करते हुए याद करना। जैसे मैंने इसका सस्वर वाचन किया है, सेम ऐसे ही आप इसको 2-4 बार सुनिएगा तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जोड़ जोड़ के अक्षर पढ़िएगा भी। तो इसके बाद आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब आप पढ़ेंगे तो आप वैसा ही वाचन करने लगेंगे जैसा मैं कर रही हूँ। कविता का सस्वर वाचन करते हुए याद करना, इसे लर्न कर लेना, शब्दार्थ याद करना और जो मैंने शब्दार्थ लिखाए हैं वो याद कर लेना। फिर कविता में आए हुए कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना, ये आपका गृह कार्य है। इसके बाद बच्चों पार्ट 3 किस्सा तेनालीराम का क्लास टेस्ट आपका 16/7/2020 को होगा। जैसे मैंने पार्ट 1 का लिया है, लेसन 1 का लिया है, लेसन 2 का लिया है, इसी तरह से आपके लेसन 3 का किस्सा तेनालीराम का होगा। तो उसमें जो भी पहले आप अच्छे से पूरा पाठ पढ़िएगा, उसके बाद जो भी मैंने शब्दार्थ, शुद्धलेख, प्रश्नोत्तर और भी जो अभ्यास कार्य कराया है पूरा आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट आपका कब है, 16/7/2020 को। धन्यवाद।